तो कैसे हो आप लोग। दीपक भारद्वाज स्केल 2 ऑफिसर बेसिकली है। मैंने NICL EO का एग्ज़ाम निकाला हुआ है और आज इस एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे कन्फ्यूजन्स हैं जिसको लेकर के लोगों को डाउट है और कई लोगों ने तो इस डाउट के चक्कर में ऐसे सवाल भी उठा दिए हैं जिससे शायद थोड़ा सा हर्ट होता है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। लोगों का काम है सवाल पूछना और हमारा काम है उनके जवाब देना। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, मेरा सिलेक्शन असली में हुआ भी था या नहीं था। तो यार मैं इसमें ज़्यादा जाऊंगा नहीं। आप एक काम करना कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें जाना, वहाँ पे जो 2017 में एग्ज़ाम हुआ था उसका फाइनल रिजल्ट देखना, उसके अंदर मेरा नाम आपको दिख जाएगा। ठीक है, मैं तो हालांकि दिखा दूंगा यहाँ पे, पर स्टिल आप वहाँ पे जाके भी देख लेना। ठीक है, उसके बाद भी किसी को डाउट हो तो भैया उसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, शक का कोई इलाज नहीं होता। तो अब सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं, वो है जॉब पोस्टिंग्स। ठीक है, वैसे तो मैंने इस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, स्टिल एक समरी में आपको दे देता हूँ। तो बेसिकली इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर क्या होता है ना कि ये लोग ट्राई करते हैं कि अगर आपके स्टेट में या आपके होम टाउन में वैकेंसी खाली है तो आपको पोस्टिंग वहीं पर दी जाए। सबसे पहला बेनिफिट यहाँ पे ये है। ठीक है, आई नो कि मैक्सिमम बैंक्स के अंदर ऐसा नहीं होता, बट इंश्योरेंस में ऐसा होता है। ठीक है, सेकंड जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि जो आपकी पोस्टिंग्स होती हैं वो आपकी कभी भी ग्रामीण इलाकों में नहीं होंगी, या तो Tier 1 सिटी में, Tier 2 में, या फिर Tier 3 सिटीज़ जो होती हैं जिसको हम तहसील बोलते हैं, या फिर जो आपके छोटे डिस्ट्रिक्ट्स हो गए, वहाँ पे पोस्टिंग्स होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, मतलब बेसिकली आपको शहर में ही पोस्टिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, एक सबसे बड़ा डाउट ये है कि जनाब 266 वैकेंसी है। ठीक है, एक बच्चे ने तो इसको SSC CGL से कंपेयर कर दिया, वहाँ पे 14,000 प्लस वैकेंसीज़ हैं। तो उसने कहा है कि SSC CGL के लिए पढ़ना चाहिए, इसके लिए नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, उसकी इच्छा है। लेकिन एक पॉइंट है जनाब, SSC में ना लगभग 30 लाख लोग फॉर्म भरते हैं और यहाँ पे शायद 1 लाख 1.5 लाख ही फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, तो कंपटीशन भी उतना ही कम है यहाँ पे। और सेकंड चीज़ क्या है कि इंश्योरेंस सेक्टर में हमेशा LIC की बात अलग है, बाकी जितनी भी कंपनीज़ हैं इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट की PSUs, उन सब में हमेशा से वैकेंसीज कम ही आती हैं एज़ कम्पेयर टू बैंक, SSC, रेलवे। आप उनसे कंपेयर नहीं कर सकते हैं, वो एक बहुत बड़े लेवल पे हैं, वहाँ पे एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे 1 साल के अंदर अंदर दूसरी बार वैकेंसी आई है, जो कि 7 साल से वैकेंसी नहीं आई थी। तो आपको इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और ये वैकेंसीज कम नहीं है, हमने भी जब एग्ज़ाम दिया था उस टाइम भी 205 वैकेंसी ही थी। ठीक है, और साथ में एक और चीज़ ये है, लोगों को लगता है कि 7 साल पहले एग्ज़ाम निकाला हुआ है तो अब तो इसका कोई सेंस नहीं बनता। भैया मैं आपको बता दूं कि 7 साल पहले भी कंपटीशन था। और सेकंड चीज़ कि उस टाइम पे ना रिसोर्सेज भी कम थे, आज के टाइम पे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं आपके पास में। एंड थर्ड चीज़, मैंने पिछले साल भी एग्ज़ाम निकाले हुए हैं, IRDAI का मैंने इंटरव्यू दिया हुआ है, IB ग्रेड बी का मेंस दिया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम निकाले नहीं है, अभी भी एग्ज़ाम निकालते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ा है क्योंकि पेमेंट आया था। तीसरे पॉइंट पे आते हैं जनाब, आपका प्राइवेटाइजेशन या फिर मर्जर इशू। ये देखते देखते 7 साल से ऊपर हो चुके हैं। हमेशा कोई ना कोई ऐसी ही अफवाह फैलती रहती है कि अब इसका प्राइवेटाइजेशन होने वाला है, अब मर्जर होने वाला है। लेकिन एक बार सिर्फ ऑफिशियली कहा गया था कि मर्जर हो सकता है, ये बात भी 3-4 साल पहले की हो गई। उसके बाद में गवर्नमेंट ने कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है इन दोनों के रिगार्डिंग। ठीक है, याद होगा आपको शायद 2022 के बजट के अंदर कहा गया था कि 2 बैंक और 1 इंश्योरेंस कंपनी का प्राइवेटाइजेशन होगा, बट आपने देखा होगा कि उसके बाद में कुछ भी एक्शन नहीं हुआ है, ना ही बैंक्स के ऊपर ना ही इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर। सिर्फ IDBI बैंक जो कि पहले से चला आ रहा था उसका प्राइवेटाइजेशन हुआ है। ठीक है, उसके अलावा किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो प्लीज़ ऐसी अफवाहों के अंदर ना जाएं। और अगर एटमैक्स हुआ भी तो जनाब मर्जर के चांसेस फिर भी बन जाते हैं, इसके चांसेस बहुत कम है, ना के बराबर। ठीक है, चौथे पॉइंट की बात करते हैं, एग्जाम का लेवल कैसा आता है। कि जो एग्जाम का लेवल आता है वो आपका ईजी टू मॉडरेट आता है, लेकिन जो पिछले साल बेसिकली पेपर आया था तो वो थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि मॉडरेट लेवल का था। अभी ईजी टू मॉडरेट क्या होता है, मॉडरेट क्या होता है, देखिए जब भी कोई एग्जामिनेशन IBPS क्लर्क मेंस के इक्वल आता है तो उसको हम कहते हैं इजी टू मॉडरेट। मैं मेंस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे सेम हम प्रीलिम्स से भी कंपेयर कर सकते हैं। और जब कोई एग्जामिनेशन आपका SBI क्लर्क या IRB PO के लेवल पे चला जाता है तो उसको हम बोलते हैं मॉडरेट। तो ये जो एग्जामिनेशन है पिछले साल मॉडरेट लेवल का आया था। तो आपको अपनी तैयारी हमेशा थोड़ी सी अच्छी करनी होगी। अगर मॉडरेट लेवल का आता है तो आपको एटलीस्ट मॉडरेट तक तो तैयारी करनी ही होगी। हार्ड की करनी है नहीं करनी वो आपके ऊपर है कि आपको IBPS PO जो आने वाला हो सकता है अभी बहुत जल्दी, उसके लिए भी तैयारी कर रहे हो तो साथ में हार्ड मॉक भी देते हो बीच बीच में, इसमें काम ही आएगा, नुकसान उसका कुछ भी नहीं है। ठीक है, 5वें पॉइंट की बात करते हैं, लेस सैलरी देन बैंक PO। ये हो सकता है कुछ महीने में बैंक PO से इसकी सैलरी लेस है, बट वहाँ पे वेज रिवीजन हो चुका है, यहाँ पे अभी नहीं हुआ है। जैसे ही वेज रिवीजन होगा आपकी जनरल इंश्योरेंस के अंदर तो उस केस में सैलरी बैंक PO से अधिक हो जाएगी एक AO की, और ये 99% श्योर है। ठीक है,
वेज रिवीजन की बात करें तो चांसेस हैं कि जुलाई महीने में या अगस्त महीने में इसके होने के चांसेस हमको लग रहे हैं, हो सकता है बहुत जल्दी हो जाए। ठीक है, बहुत टाइम हो गया नहीं हुए, लेकिन होने के चांसेस हैं। उसके अलावा छठे पॉइंट की बात करते हैं जनाब की 1000 एग्जाम फीस है। बहुत लोगों ने ये कमेंट भी किया है कि इतनी ज़्यादा फीस है, कौन ही फॉर्म भरेगा या फिर नहीं भरना चाहिए। साल के अंदर 6 एग्जाम होते हैं आपके SBI के और IBPS के मिला के। उसके अलावा मैं मान लेता हूँ कि मोटा मोटा आप 4-5 एग्जाम और देते हो, कितने हो गए? 10 एग्जाम हो गए। 10 इंटू अगर मैं मानूँ सबकी फ़ीस 1000 है सबकी, तब भी आपने एक साल में कितने पैसे दिए? 10,000। मैं मानता हूँ कि आपने ले दे के 4 साल तक तैयारी करी है, तो आपकी फॉर्म फीस कितनी हो गई? 40,000। 40,000 आपने 4 साल के अंदर फॉर्म में फ़ीस दी है। और जब आपकी कोई भी एक क्लरिकल लेवल की ही चाहे जॉब लग जाएगी ना, तो इतना पैसा तो आप 1 महीने में कमा लेंगे। तो मैंने कभी भी ये चीज़ सोची ही नहीं है कि फॉर्म फीस कितनी है, क्या सीन है। अगर मुझे लगता है कि मेरी तैयारी इतनी है कि मैं एग्ज़ाम निकाल सकता हूँ या मैं उसके आसपास भी हूँ, तब भी मैं फॉर्म को भरता था। ऑलमोस्ट मैंने सारे एग्ज़ाम फिल किए हैं। उस टाइम पे मेरी तैयारी अच्छी नहीं थी, फिर भी मैंने GIC का भी एग्ज़ाम फिल किया था। वो निकल नहीं पाया था, उस टाइम पे सिर्फ 5 वैकेंसीज थी, पर नहीं निकल पाया था, तैयारी अच्छी नहीं थी। बट फॉर्म फिल किया था, दे के आया था दिल्ली जाके। हार मानना सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों के कहने पे, किसी के कहने पे मत जाओ। अगर आपकी परसेंटेज 70 तक भी आती है ना, तो भी आप मेहनत करके निकाल सकते हैं। उससे नीचे है तो डेफिनेटली थोड़ी सी चांसेस कम है ऑनेस्टली, बट 70 भी आती है ना, 70 भी परसेंटेज आती है मार्क्स के अंदर, तो आप कोशिश कर सकते हैं। कोशिश करने में कोई दिक्कत नहीं है। पर ऑनेस्टली अगर एक्चुअल में पैसे की दिक्कत है तो फिर शायद आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन ऐसी पोस्ट के लिए डेफिनेटली आपको फॉर्म फिल करना चाहिए, क्योंकि ये बैंक पी से अच्छी पोस्ट होती है। ठीक है, 7वें पॉइंट की बात करते हैं जनाब कि 1 साल का ग्रॉस सैलरी बॉन्ड है। अब इसका एक मिथ है। मैंने मिथ क्यों कहा? क्योंकि लोग ऐसा दिखाते हैं कि आपको 1 साल की ग्रॉस सैलरी पे करनी है। वहाँ पर एक वर्ड है प्रोपोर्शनल, उसको लोग देखते नहीं हैं। इसका मतलब जनाब क्या होता है कि अगर आप 2 साल बाद में जॉब छोड़ते हैं तो आपको आधे साल की ग्रॉस सैलरी पे करनी है। अगर आप 3 साल बाद में जॉब छोड़ते हैं तो आपको 1/4 इंटू 1 साल की सैलरी, मतलब कि 3 महीने की सैलरी आपको पे करनी है। ऐसे आप 1 साल बाद में छोड़ते हैं तो आपको 3/4 मतलब कि 9 महीने की सैलरी पे करनी है। इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो आपको प्रोपोर्शनल हमेशा पे करना होता है। उस पर भी चांसेस होते हैं कि अगर आप किसी RBI, SEBI या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं जो NICL के बॉन्ड को एक्सेप्ट करते हैं, तो उस केस में आपका बॉन्ड भी ट्रांसफ़र हो सकता है आराम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। बट कई संस्थाएं ऐसी हैं जो एक्सेप्ट नहीं करती है बॉन्ड को, तो उस केस में आपको बॉन्ड का अमाउंट पे करके ही जाना होगा। बट मैं मानता हूं कि अगर आपकी अच्छी जॉब निकलती है तो डेफिनेटली बॉन्ड पे करने में इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको आगे की ज़िंदगी देखनी होती है। मैं हमेशा कोई भी चीज़ को देखता हूँ तो ऐसा देखता हूँ कि जनाब अगर आपकी एज 25 साल है मान लीजिए, तो 25 से लेकर के 60, आपके 35 साल आगे के अभी हैं जॉब में, तो 35 साल में उस अमाउंट को डिवाइड कीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आपको ले दे के 1 साल की सैलरी भी देनी पड़ी तो ऑन एन एवरेज आपका हो गया 12 लाख। तो 12 डिवाइडेड बाय 35 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1/3, तो अराउंड 33,000 आपके पड़े हैं 1 साल के। 1 महीने के हो गए 3,000, तो 3,000 रुपये 1 महीने के देख के अगर मुझे अच्छी जॉब मिल रही है तो मैं जाऊँगा। ठीक, तो ऐसा आपको सोचना होता है, पॉजिटिव माइंडसेट रखना होता है हमेशा। अब बात करते हैं 9वें पॉइंट की, जो कि है सैलरी स्लिप। शायद 1-2 महीने पहले मैंने वीडियो बनाया था, UIIC AO की सैलरी स्लिप थी वो। तो ऐसी सैलरी स्लिप NICL की भी होगी, ऐसी NIACL की होगी, OICL की होगी, सारे AO एक होते हैं। तो उस सैलरी स्लिप के वीडियो को जाके आप देख सकते हैं। वो वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आई बटन पे आएगा, वहाँ से देख लेना। जॉब प्रोफाइल और वर्कलोड, ये जो टॉपिक है, कैसी जॉब प्रोफाइल होती है, कितना वर्कलोड है, इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है। इस पे बनाया हुआ है, इस पे बनाया हुआ है और इस पे भी बनाया हुआ है। 3 चीज़ों पे बनाया हुआ है। चाहे तो इन डिटेल वीडियोस को आप जाके देख सकते हैं अभी के अभी यहाँ से। अगर आपको इसकी स्ट्रेटेजी जाननी है, उसके बाकी चीज़ें जाननी है, तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को, ताकि आप उन वीडियोज़ को देख सकें।